इस सभी क्वेश्चन का आंसर एक टाइप का ही कुछ आंसर है। तो आज का पहला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है उसको पहले लिख लो, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई टी, जहाँ पे लैम्डा सिस्टम का वेवलेंथ है, उसमें जो लाइट यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ है लैम्डा। तो फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इस फॉर्मूला से ये बात तो क्लियर है। इसलिए फ्रिंज विड्थ को इंक्रीज करने के लिए वेवलेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये आंसर होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो लाइट इज यूज्ड इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। एक क्वेश्चन डिफ्रैक्शन के दिया गया, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट यूज होता है, डबल स्लिट नहीं। इंटरफेरेंस में डबल स्लिट का क्वेश्चन होता है, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट यूज होता है। यहाँ पे स्क्रीन है, इसी सिंगल स्लिट के ऊपर जब वेव फ्रंट लाइट वेव आएगा, वो डिफ्रैक्टेड होके स्क्रीन के ऊपर जाएगा, तो एग्जैक्टली मिड पोजीशन में जो प्रोड्यूस होता है वो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का साइड में अदर्स जो मैक्सिमा होता है उसको कहता है सेकेंडरी मैक्सिमा। दिस टाइप ऑफ formation happens in case of a diffraction pattern in central part. In this region we will get a central maxima, उसके पास सेकेंडरी मैक्सिमा रहेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, उसके बाद सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसे चलेगा, ऐसे कंटिन्यूएशन होगा। सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट साइड में ही दो सेकेंडरी मिनिमा प्रोड्यूस होता है। इंटरफ्रेंस के साथ इसका एक डिफरेंस है, इंटरफ्रेंस के में सभी जो फ्रिंज प्रोड्यूस होता है सभी इक्वल विड्थ का होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग जस्ट पिछले वाला प्रॉब्लम से लिखा, ऐसा इक्वल विड्थ का फ्रिंज प्रोड्यूस होता है। लेकिन डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी जो मैक्सिमा और मिनिमा होता है उसका विड्थ सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट विड्थ होगा, एक के बाद एक सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। तो जो भी होगा ऐसा ही फॉर्मूला, ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही जो पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे, फ्रिंज पैटर्न ऐसा ही मिलेगा। सिंगल स्लिट कोई भी क्वेश्चन में सिंगल स्लिट लिखा जाए तो वो डिफ्रैक्शन का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए डबल स्लिट का जरूरत होता है, सिंगल स्लिट में इंटरफेरेंस नहीं होता। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन में जिस स्लिट विड्थ यूज किया, स्लिट विड्थ मतलब ए वाला जो विड्थ, उसको स्मॉल डी से लिखूंगा तो उसका विड्थ दिया हुआ है 0.6 मिलीमीटर। अभी येलो लाइट छोड़ के एक्सरे यूज किया जाए तो क्या होगा? एक्सरे का वेवलेंथ येलो लाइट से काफी कम होता है, उसका वैल्यू वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए कोई भी डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होने के लिए लाइट वेव का वेवलेंथ एज कंपेयर टू स्लिट विड्थ होना चाहिए। जो स्लिट विड्थ यहाँ पे दिया गया उसका कंपेरेबल वेवलेंथ का लाइट यूज होना चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। येलो लाइट का वेवलेंथ कंपेरेबल होता है इस विड्थ के साथ, इसलिए येलो लाइट यूज होगा तो उसमें डिफ्रैक्शन दिखा जाएगा। लेकिन एक्सरे यूज होगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि एक्सरे का वेवलेंथ येलो लाइट से काफी कम होता है। इसी कॉन्सेप्ट में बहुत और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको याद रखना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन होने के लिए स्लिट विथ डिफ्रैक्शन जिस वेव के लिए हो रहा है उसका कंपेरेबल विथ होना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तभी डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इंटरफेरेंस का एक क्वेश्चन दिया गया है एक्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में।
फ्रिंज विड्थ मिला 0.4 मिलीमीटर, बीटा जो बीटा का वैल्यू। अभी उसी सिस्टम को वाटर के अंदर रखा जाए तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। वाटर में और अदर्स कोई भी मीडियम में रखा जाए तो फ्रिंज विड्थ में जो चेंज आएगा वो पहले वाला जो विड्थ था दैट इज डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जिस मीडियम में रखा जाएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ में चेंज आएगा उसी फैक्टर से। सो वेवलेंथ चेंज होगा तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगा। तो पहले वाला विड्थ 0.4 था, अभी जिस मीडियम में रखा गया वाटर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, तो यह से कैलकुलेशन होगा तो बहुत आसानी से जो आंसर आएगा 0.3 मिलीमीटर। 0.3 मिलीमीटर फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। कोई भी अदर्स मीडियम में रखा जाए तो फ्रिंज विड्थ पहले जो विड्थ था उस विड्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगा। अनयूजुअल coloration seen in oil drops is due to ऑयल ड्रॉप में लाइट इंसिडेंट होगा तो वो इंसिडेंट होने के बाद एक लाइट डायरेक्ट फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक लाइट रिफ्रैक्टेड होकर अंदर जाएगा, वहां से उसका रिफ्लेक्शन होगा। अभी इसी दो लाइट वेव जब इंटरफेयर करेगा कलरफुल पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। सो जो कलर ऑयल ड्रॉप्स ऑयल ड्रॉप्स को किसी भी पॉइंट पे रखा जाए तो उसको जो कलरफुल जो पैटर्न प्रोड्यूस होता है वो इंटरफ्रेंस के लिए होता है। इंटरफ्रेंस के लिए पैटर्न प्रोड्यूस होता है। यंग डबल्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इनसाइड वाटर। अभी अभी हम लोग डिस्कस किया कोई भी अदर्स मीडियम में रखा जाए तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगा। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। पहले बीटा था, बीटा बाई म्यू हो गया, अभी तो डिक्रीज हो गया। टू वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड इंटरफेयर टू प्रोड्यूस मिनिमम। मिनिमम मतलब वहाँ पे डार्क बैंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो डार्क बैंड प्रोड्यूस होने के लिए और मिनिमम का जो कंडीशन है फेज डिफरेंस का, ऐसा एक कंडीशन लिखा था हम लोग। पाई जो है, पाई का ऑड मल्टीप्लायर होना चाहिए। फेज डिफरेंस पाई का ऑड मल्टीप्लायर से रहना चाहिए। तो वहाँ पे जो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से जब इनका वैल्यू जीरो होगा, जीरो लिखा जाए तो पाई आएगा आंसर फेज डिफरेंस। मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसी ऐसे जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा उस फेज डिफरेंस से लाइट कहाँ पे भी मीट करेगा तो उसका उसका मिनिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा दोनों वेव को मिलाकर। सो हमारा आंसर पाई होगा। कोई भी ऑड मल्टीप्लायर ऑप्शन में दिया जाए तो उसके लिए मिनिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा, मतलब डार्क बैंड प्रोड्यूस होगा। इवन मल्टीप्लायर ऑफ पाई तो वो पाई से फेज डिफरेंस होगा तो ब्राइट बैंड प्रोड्यूस होगा। इस दोनों कंडीशन को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिंज विड्थ, फिर सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन यहाँ पे फिर दिया गया। फ्रिंज विड्थ को इंक्रीज करने के लिए वेवलेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत बार इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिया गया। फ्रिंज विड्थ के साथ जो लैम्डा का रिलेशन है प्रोपोर्शनल रिलेशन है। फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करना है तो लैम्डा भी इंक्रीज करना पड़ेगा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट प्रोड्यूस बाय। इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों जो सोर्स यूज होगा वो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस होना चाहिए। कोहेरेंट होने के लिए वो एक ही सोर्स से, एक ही लाइट सोर्स से दो अलग सोर्स प्रोड्यूस होना चाहिए। यहाँ पे एक सोर्स है, मतलब एक सोर्स है मतलब एक कैंडल और लाइट यहाँ पे रखा गया। लाइट वेव वहां से आएगा, दो डिफरेंट जो यहाँ पे होल है उसी होल से अलग अलग सोर्स हो जाएगा। तो एक ही सोर्स से दो
अलग सोर्स मिल जाएगा, तब वो दो सोर्स जो है वो कोहेरेंट सोर्स होगा। लेकिन अगर दो अलग कैंडल यूज होगा और अलग कोई डिफरेंट कोई लाइट सोर्स यूज होगा, डिफरेंट कोई भी लाइट सोर्सेज यूज होगा, वो कोहेरेंट नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस करेगा। या फिर इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस करने का ही सिचुएशन पूछा गया तो आंसर होगा टू डिफरेंट कैंडल्स। अलग टू डिफरेंस कैंडल यूज होगा तो वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस होगा। तो सेम सोर्स होना चाहिए। एक ही सेम सोर्स से दो डिफरेंट होल से लाइट आएगा तो वो कोहेरेंट होगा। तो अदर्स जो ऑप्शन है वो ऐसे ही लिखा गया, दो डिफरेंट होल्स, दो डिफरेंट स्लीट, टू सोर्सेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, तब होगा तो इंटरफेरेंस होगा। लेकिन दो अलग कैंडल यूज होगा, अलग बल्ब यूज होगा और कोई भी अलग सोर्स यूज होगा तो इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस होगा। डिफ्रैक्शन इज नॉट सीन इन केस, जो क्वेश्चन हम लोग तब डिस्कस किया था, डिफ्रैक्शन होने के लिए वेवलेंथ स्लिट विद का नियरली इक्वल और नियरली सम कंपेरेबल वैल्यू होना चाहिए। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज स्मॉल देन स्लिट, वेवलेंथ ऑफ लाइट स्मॉल देन स्लिट तो प्रोड्यूस होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्लिट ऐसा कुछ हो जाए तो तब डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो डिफरेंट स्लिट यूज किया यहाँ पे, डिफ्रैक्शन ही हो रहा है कि लेकिन डबल स्लिट यूज हुआ। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज obtained if path difference is multiple of path difference। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो प्रोड्यूस होगा वहाँ पे कौन सी पाथ डिफरेंस से मीट करेगा तो हम लोग को ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल करने के लिए यहाँ पे जो कंडीशन होना चाहिए वो पिछले वाला जो इंटरफ्रेंस है उससे कुछ अलग कंडीशन होना चाहिए। इसलिए 3 लैम्डा/2 वेवलेंथ डिफरेंस से मीट करेगा तो सेंट्रल फ्रिंज मिलेगा। कोहेरेंट लाइट वेव्स नेवर अराइजेस फ्रॉम, अभी अभी डिस्कस किया, नेवर अराइजेस फ्रॉम टू कैंडल्स। तो डिफरेंट कैंडल यूज होगा तो कोहेरेंट नहीं होगा। एक सिंगल कैंडल से दो सोर्स प्रोड्यूस होगा तो होगा। तो टू डिफरेंट कैंडल्स कैन नॉट बी कोहेरेंट इन एनी सिचुएशन and they cannot produce any interference patterns also. In an interference pattern produced by the identical coherent sources of monochromatic light, the intensity at the site of central maxima is I। तो यहाँ पे जो डिफरेंट सोर्स यूज हुआ, डिफरेंट दो सोर्स से लाइट वेव आया, मिट किया किसी भी स्क्रीन के ऊपर किसी भी पॉइंट में, सेंट्रल जो पॉइंट है, सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ पे मीट करेगा वहां पे इस अलग अलग सोर्स का इंटेंसिटी I0 होगा तो ब्राइट बैंड जहाँ पे प्रोड्यूस होगा वहां पे इंटेंसिटी 4I0 होगा। ऐसा ही फॉर्मूला है। दो अलग I0 और I0 करके दो सोर्स इंटरफेयर करे तो उसका इंटेंसिटी, ब्राइट बैंड का इंटेंसिटी 4 टाइम्स द इंडिविजुअल इंटेंसिटी होगा। उसी 4 टाइम्स तो इंडिविजुअल इंटेंसिटी उसको यहाँ पे आई लिखा गया, आई सेंट्रल मैक्सिमा जो उसका वैल्यू आई लिखा हुआ। सो अलग अलग जो सोर्स था उसका इंटेंसिटी क्या था, इस हिसाब से I/4 था। अभी एक स्लिट को क्लोज किया जाए तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, एक स्लिट को क्लोज किया जाए तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंडिविजुअल सोर्स का जो इंटेंसिटी था वही रहेगा, मतलब I/4 ही रहेगा, I/4 ही इंटेंसिटी रहेगा। अगर इंटरफेरेंस होगा तो 4 टाइम्स द इंडिविजुअल इंटेंसिटी, मतलब 4I0 इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा। ये वाला भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। यहाँ पे स्लिट है जिसका विड्थ स्मॉल डी, स्मॉल डी विथ का एक स्लिट है,
वहां से कैपिटल टी डिस्टेंस में एक स्क्रीन है यहाँ पे। कौन सी वैल्यू के लिए, डी का कौन सी वैल्यू के लिए स्लिट विड्थ जितना है उतना विड्थ का ही सेंट्रल मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा। तो उसका एक फॉर्मूला है, ए वाला फॉर्मूला, इसको याद रखना चाहिए, डी स्क्वायर बाई टू लैम्डा। डी स्क्वायर बाई टू लैम्डा। इंटरफेरेंस ऑकर्स मोस्टली ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद दो डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल सोर्स प्रोड्यूस होगा, उसी डिफ्रैक्स मैक्सिमम केस में इंटरफेरेंस होता है। तो रिफ्रैक्शन वो यूज होता है दो अलग सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे सोप बबल में होता है और ऑयल ड्रॉप में होता है। ऐसा फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म भी है एक, वहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होने के बाद ही दो डिफरेंट सोर्स प्रोड्यूस होता है, उस सोर्सेस इंटरफेरेंस इफेक्ट शो करेगा। स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग इंटेंसिटी। स्कैटर्ड लाइट का इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला का जो साइंटिस्ट का नाम से नाम है रेले क्राइटेरियन, ऐसे रेले लॉ, ऐसे एक नाम है। उस हिसाब से स्कैटर्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगा तो स्कैटर्ड इंटेंसिटी कम होगा, वेवलेंथ का वैल्यू कम होगा तो स्कैटर्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। स्काई ब्लू होता है, इसका मतलब ब्लू कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, इसलिए स्काई को हम लोग ब्लू दिखते हैं। इसलिए जो रीजन यहाँ पे है, मोर स्कैटरिंग ऑफ लाइट फॉर लेसर वेवलेंथ। वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा, तो स्काई इसलिए ब्लू अपीयर होता है। रेड कलर जो है उसका वेवलेंथ भी ज्यादा है, इसलिए उसका स्कैटरिंग कम होता है। सो इस जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया स्कैटर्ड इंटेंसिटी का, इसको याद रखना पड़ेगा। Two waves of same amplitude A but having different frequency interfere। उसका दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसलिए एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगा। 0 से 2A तक उसका वेरिएशन होगा। ऐसे कोई मिनिमम कंडीशन से मीट करेगा, जब मिनिमम मतलब डार्क बैंड प्रोड्यूस होगा, वहां पे एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। जहां पे वो मैक्सिमम कंडीशन और ब्राइट बैंड के लिए मीट करेगा, वहां पे एम्पलीट्यूड 2A होगा। इसलिए 0 to A ऐसा वेरिएशन रहेगा एम्पलीट्यूड में, क्योंकि अलग फ्रीक्वेंसी से मीट किया, उसका वही इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस में मिनिमम कंडीशन में 0 एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम कंडीशन में ज्यादा मतलब 2A एम्पलीट्यूड होगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट इज मेड थ्री फोल्ड्स। स्लिट मतलब स्लिट विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज होगा। स्मॉल डी जो है वो स्लिट विड्थ है, उसके साथ इनवर्स रिलेशन है। स्मॉल डी को 3 टाइम्स इंक्रीज किया जाए तो फ्रिंज विड्थ 1/3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, the fifth maximum with wavelength lambda 1, मैक्सिमा हो और मिनिमा हो, उसका जो पोजीशन का फॉर्मूला होता है n लैम्डा डी बाई टी, मैक्सिमम के लिए पोजीशन का फॉर्मूला। यहाँ पे वाई एन मतलब पोजीशन, जो उसको d1 लिखा गया। तो पोजीशन का वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है प्रोपोर्शनल रिलेशन है। सो पोजीशन d1 प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 1 होगा। सेकेंड जो केस है वहां पे D2 पोजीशन मिला, D2 पोजीशन में लैम्डा 2 वेवलेंथ के लिए मिला, तो D2 प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 2 होगा। सो D1/D2 इक्वल्स टू लैम्डा 1/λ2, ऐसा होगा। D1/D2 इक्वल्स टू लैम्डा 1/λ2।
Two light wave of wavelengths lambda 1, lambda 2 become incident simultaneously on double slit, जहाँ पे थर्ड ब्राइट बेंच प्रोड्यूस हुआ एक वेव के लिए उसी पोजीशन में, और एक वेवलेंथ लैम्डा 2 के लिए फोर्थ ब्राइट बेंच प्रोड्यूस हुआ। इस टाइप का प्रॉब्लम का लिए जो कंडीशन होता है हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया, n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 होता है। n1 मतलब थर्ड और n2 मतलब सेकेंड वेव के लिए जो इस ऑर्डर ऑफ बैंड मिला, फोर्थ ऑर्डर ऑफ बैंड, सो 4 into लैम्डा 2, तो ए वाला कंडीशन मिलेगा। एक ही पोजीशन में दोनों अलग वेवलेंथ का दोनों अलग वेवलेंथ का जो बैंड मिलेगा, जो फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, एक ही पोजीशन में वो इक्वल होने के लिए n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, यंग एक्सपेरिमेंट, वन स्लिट इज कवर्ड विद ब्लू फिल्टर, मतलब वहां से जस्ट ब्लू लाइट ही निकल आएगा। अदर स्लिट इज कवर्ड विथ येलो फिल्टर, सो वहां से जस्ट येलो कलर ऑफ लाइट ही आएगा। अगर इस दोनों डिफरेंट कलर ऑफ लाइट का वो इंटरफ्रेंस होगा तो कोई भी इंटरफ्रेंस पैटर्न फॉर्म नहीं होगा, तो विल नॉट बी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इंटरफ्रेंस, क्योंकि दोनों डिफरेंट कलर ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ भी डिफरेंट होता है। लैम्डा ऑफ ब्लू कलर एंड लैम्डा ऑफ येलो कलर टोटली डिफरेंट होता है, इसलिए दोनों अलग कलर से जो लाइट आएगा उसका कोई इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं ऑब्जर्व होगा। ये वाला एक फेमस फॉर्मूला है विजिबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बाय आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। इसका जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखना पड़ेगा। अगर दोनों अलग सोर्स का इंटेंसिटी मतलब I1 बाई I2 बीटा होता तो इसको प्रूव किया जाएगा विजिबिलिटी मतलब दिस टाइप ऑफ रेशियो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ऐसे रेशियो होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विजिबिलिटी, जहाँ पे बीटा दोनों अलग सोर्स का इंटेंसिटी का रेशियो है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स मतलब स्मॉल डी, उसका वैल्यू लिखा गया 0.1/पाई मिलीमीटर, इसको मीटर कर दो। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन मतलब कैपिटल टी 25 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर कर दो, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको भी मीटर पे लिखो, 10⁻⁻10, 5000 10⁻10, सो एंगस्ट्रॉम हो गया, एंगस्ट्रॉम से मीटर हो गया। द एंगुलर थिकनेस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज, इसको पूछा गया एंगुलर थिकनेस फिफ्थ डार्क फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है ऐसे एक फॉर्मूला है, ये वाला लीनियर विड्थ का फॉर्मूला है। एंगुलर विड्थ पूछा जाए तो एंगुलर विड्थ यहाँ पे ए डी नहीं रहेगा, एंगुलर विड्थ जस्ट लैम्डा बाई टी फॉर्मूला होता है एंगुलर विड्थ पूछा जाए। सो लैम्डा इज गिवन 5000 एंगस्ट्रॉम, small d is given 0.1/pi into 10⁻⁻3। अभी यह से कैलकुलेशन होगा तो रेडियन में आंसर मिलेगा, रेडियन में, लेकिन हमारा जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, सभी ऑप्शन दिया हुआ है डिग्री और मिनट और सेकेंड में। 10⁻⁻10, यहाँ से 10⁻⁻3 जाएगा तो प्लस होगा, -7 हो जाएगा, पाई भी जाएगा ऊपर में, 0.1 यहाँ पे रहेगा। ये वाला वैल्यू रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई जो है उसका वैल्यू 180 लिखना पड़ेगा, 180 लिखना पड़ेगा। 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 0.1, 180 डिग्री।
अब इसको कैलकुलेट करना है। 0.1 यहाँ पे पॉइंट उठा जाए तो ऊपर में एक 10 आएगा, तो 5 × 18 90 हो जाएगा। 90 90 उसके साथ 3 4 5 जीरो है। 10⁻+5 10⁻−7 तो आएगा 90 × 10⁻², डिग्री। इसको मिनट करने और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत कुछ घुमा फिरा के यहाँ पे दिया हुआ है। इस इतना डिग्री आंसर मिला, डिग्री में इतना आंसर मिला। डिग्री में लिखा जाए तो 10⁻² मतलब 0.90 डिग्री। इसी डिग्री को मिनट पे कन्वर्ट करो पहले। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है। इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 से मल्टीप्लाई करो 0.9 × 60, तब डिग्री से मिनट होगा। कितना मिनट होगा? 0.9 × 60, 54। हाँ 54 आ रहा है। 54 मिनट, मिनट में 54 आ रहा है। एंगुलर थिकनेस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज कोई भी ऑप्शन के साथ नहीं मैच कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? 5000 एंगस्ट्रॉम ही तो पुट किया, एंगुलर विथ पूछा गया, बीटा लैम्डा d/d कोई भी ऑप्शन के साथ नहीं मैच हो रहा है। कौन सी आंसर है इसका? देखता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, सी आंसर है। सी, सी मतलब 0.45, लेकिन 0.45 तो नहीं आया। 54 × 60, 54 आ गया, 45 तो नहीं आया। 54 कैलकुलेशन देख ले तो एक बार। 5000 एंगस्ट्रॉम था, 10⁻−10 -7, ऐसे पाई ऊपर जाएगा तो 180 आएगा। पाई का वैल्यू डिग्री में 0.1, 10 ऊपर में गया, 3 4 5। हाँ 90 × 10⁻² ही तो आया। कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ए वाला आंसर दिया गया 0.45, लेकिन इतना कम तो नहीं होगा। नहीं, फिर देख लेता हूँ एक बार। /25, नहीं, इतना कम नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर। फिर स्मॉल डी जो है उसका वैल्यू 1 मिलीमीटर लिखा हुआ है, मीटर कर लिया। And the wavelength of light is 6 × 10⁻⁻7 meter. Capital D is 1 meter. The separation in third dark and fifth bright fringe. डार्क फ्रिंज का पोजीशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे फॉर्मूला था, फॉर द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। एंड ब्राइट फ्रिंज के लिए ऐसे फॉर्मूला था। इस दोनों फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। अभी थर्ड डार्क और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के अंदर डिफरेंस क्या होगा, इसको पूछा गया। सो थर्ड डार्क
एंड फिफ्थ ब्राइट माइनस थर्ड डार्क, ऐसे लिख लो। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज ये वाला थर्ड डार्क। तो ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन के हिसाब से 5 लैम्डा/d होगा पोजीशन। डार्क फ्रिंज थर्ड डार्क, ऐसे कंडीशन लिखा जाएगा 3 × 2 - 1। सो यहाँ से लैम्डा/d उसको बाहर ही रख दो, दोनों टर्म में ही है, उसको कॉमन ले लो। 5 - 3 × 2 6, 6 - 1 5, 5 - 5/2 होगा। 5 - 5/2 मतलब 5/2 आएगा सब्ट्रैक्ट करने में। उसके बाद लैम्डा जो है उसका वैल्यू पुट कर दो। लैम्डा 6 × 10⁻⁻7 यहाँ पे। कैपिटल डी 1, स्मॉल डी जो है वो है 1 मिलीमीटर। अभी कैलकुलेशन करो इसको कैलकुलेशन करो, बोलो कौन सी वैल्यू आ रहा है इसका। इसको कैलकुलेशन करने में 6 कैंसिल होगा तो 3 आएगा। 3 × 5 15। 10⁻³ ऊपर में जाएगा तो प्लस होगा, तो 10⁻⁻4 रहेगा। 15 × 10⁻⁻4 मतलब 1.5 × 10⁻³ भी लिख सकते हो, इतना मीटर आएगा। 10⁻³ मतलब मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। सो आंसर 1.5 मिलीमीटर लिख सकते हो, 1.5 मिलीमीटर। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट मतलब बाइप्रिज्म से दो डिफरेंट सोर्स प्रोड्यूस करके इंटरफेरेंस का ही एक्सपेरिमेंट होता है। वेवलेंथ दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब इंटू 10⁻⁻10। डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस स्मॉल d इज 6 मिलीमीटर। मीटर कर लिया। नंबर ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम पर मिलीमीटर ऑन ए स्क्रीन दैट इज प्लेस्ड कैपिटल D 1 मीटर। तो यहाँ से फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करो पहले, λd/। फ्रिंज विड्थ क्या होगा उसको कैलकुलेट करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। लैम्डा कैपिटल D 1, स्मॉल d इज दिस वन। इसको कैलकुलेट करो, बोलो फ्रिंज विड्थ क्या आ रहा है। 6 से कैंसिल होगा तो 1000 रहेगा। 1000 मतलब 10⁻+3, यहाँ से -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो जो मिलेगा 10⁻+6 और -10 मतलब 10⁻⁻4। एक फ्रिंज का वही 10⁻⁻4। पर मिलीमीटर में ऐसा कितने नंबर का फ्रिंज रहेगा। नंबर ऑफ फ्रिंज इज द position or the length of the screen, that is 1 millimeter, by width of a single fringe। एक फ्रिंज का width से डिवाइड हो जाएगा उस पोजीशन को, तो मिल जाएगा कितना नंबर का फ्रिंज वहां पे होगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन का हिसाब से नंबर ऑफ फ्रिंज 10 आएगा। 10 नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस होगा। A diffraction pattern is obtained using a beam of red light. What happens if the red light is replaced by blue light? वेवलेंथ का जो हिसाब है उसमें रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है
ब्लू और वायलेट का वेवलेंथ उससे कई गुना कम होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ होता है रेड लाइट का, ब्लू और वायलेट का कम होता है। इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो फ्रिंज जिसका ऐसे फॉर्मूला था, वेवलेंथ कमेगा तो फ्रिंज कमेगा, मतलब नैरोअर एंड क्राउडेड टुगेदर, वो आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ कम हो जाएगा तो फ्रिंज कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, क्योंकि रेड लाइट जो था उसको ब्लू लाइट से रिप्लेस किया गया, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ लाइट जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर से मीटर कर लो, फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट मतलब यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा सिंगल स्लिट में। स्मॉल डी उसका वेट लिखा हुआ है, कैपिटल डी is 2 meter given. Distance between fifth dark fringe on either side of central bright fringe. दोनों साइड में फिफ्थ डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस क्या होगा? डार्क फ्रिंज का जो पोजीशन, उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। एन जो है उसका वैल्यू 5 लिख दो, वेवलेंथ 600, कैपिटल डी 2 मीटर, स्मॉल डी इज 1 इंटू 10⁻³ इसको पहले कैलकुलेट करो। दोनों साइड में डार्क फ्रिंज का पोजीशन मिलेगा। सॉरी, ये तो इंटरफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया। आसान फॉर्मूला है, जस्ट इन लैम्डा इंटू एन, मतलब यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। 5 इसको पहले कैलकुलेट करो, इसको पहले कैलकुलेट करो। 5 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹। ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए ओ सॉरी, ए वाला भी नहीं होगा। इसी फॉर्मूला को मैं फिर से लिखता हूँ, सॉरी, ये तो इंटरफ्रेंस नहीं डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इंटरफ्रेंस का लिखा हो गया। हाँ, एन लैम्डा डी बाई डी ऐसे फॉर्मूला होता है। इंटरफ्रेंस से अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे डार्क फ्रिंज का ही पोजीशन का फॉर्मूला ऐसा होता है जैसे इंटरफ्रेंस में इसी टाइप का फॉर्मूला ब्राइट फ्रिंज के लिए था, लेकिन डिफ्रैक्शन में उसी फॉर्मूला डार्क फ्रिंज के लिए होता है। सो 5 इंटू लैम्डा यहाँ पे लिख दो, कैपिटल डी 2, स्मॉल डी ए वाला वैल्यू, इसको कैलकुलेट करो। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू 6 60, 60 आएगा। 5 इंटू 6 30 इंटू 2 60, उसके साथ 2 जीरो और है। 10⁻⁻⁹, यहाँ से ऊपर जाए तो -3 प्लस होगा, तो टोटल जो मिलेगा देखो 6 इंटू 10⁻+3 है, और भी +3 है, एक -9 है, मतलब 6 इंटू 10⁻³ मीटर मिलेगा। दैट्स मीन्स 6 मिलीमीटर इज द
with or position of the fifth dark fringe on one side of the सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। एक साइड में 6 मीटर डिस्टेंस है और एक साइड में और 6 मिलीमीटर होगा, तो दोनों साइड में फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के अंदर जो गैप मिलेगा 6 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर करके 12 मिलीमीटर आ जाएगा। 12 मिलीमीटर मतलब 1.2 सेंटीमीटर। 12 मिलीमीटर आ जाएगा, दैट्स मीन 1.2 सेंटीमीटर। एक साइड में 6 मिलीमीटर और एक साइड पे 6 मिलीमीटर, मिलाकर 12 मिलीमीटर। इट्स मीन 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। फिर वेवलेंथ लिखा हुआ है 6328 एंगस्ट्रॉम, उसको मीटर पे लिख दो। स्लिट का जो वेट दिया गया स्मॉल डी 0.2 मिलीमीटर, उसको भी मीटर लिख दो। The width of central maxima measured minimum to minimum of the diffraction pattern, जिसका स्क्रीन 9 मीटर डिस्टेंस पे है। सेंट्रल मैक्सिमा विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, दोनों साइड में सेंट्रल मैक्सिला का दोनों साइड में फर्स्ट मिनिमा होता है। ए वाला फर्स्ट मिनिमा लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस में, ए भी ऑपोजिट साइड में लैम्डा डी बाई डी। तो उसका बीच जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका विड्थ क्या होगा? उसका विड्थ का फॉर्मूला 2 लैम्डा डी बाई टी। सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ उसका फॉर्मूला 2 लैम्डा डी बाई टी। दोनों साइड में जो मिनिमा प्रोड्यूस होता है फर्स्ट मिनिमा, उस फर्स्ट मिनिमा का बीच सेंट्रल मैक्सिमा रहता है, जिसका विड्थ 2 लैम्डा डी बाई टी। अभी यहाँ पे लैम्डा अवेलेबल है, वेवलेंथ सभी डेटा अवेलेबल है। इसको यहाँ पे रिप्लेस करो और कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने में जो वेट मिलेगा वो लीनियर वेट मिलेगा, लेकिन हम लोग को पूछा गया ऑप्शन का हिसाब से एंगुलर वेट यहाँ पे है, तो एंगुलर वेट में ए वाला डी नहीं रहेगा, फॉर्मूला होगा 2 लैम्डा बाई टी। सो 2 इंटू 638 into the power minus 10 by small d 0.2 into 10 to the power minus 3। इसको कैलकुलेट करो, इस वैल्यू को कैलकुलेट करो और मेरे को बोलो क्या आ रहा है इसका वैल्यू। तो थोड़ा नीचे करिए ना। हाँ हो गया, एक हाँ, मिनट। इसका वैल्यू क्या आएगा बोलो ना। 2 इंटू 638 इंटू द पावर माइनस 10 0.2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे पॉइंट उठा जाए सिक्स तो थ्री टू एट जीरो इंटू टेन टू दावर माइनस 6328 सिक्स, टेन सिक्स टू थ्री, दावर माइनस सेवन। हाँ सिक्स सिक्स थ्री थ्री टू एट जीरो हाँ इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन। -7। ओके, इतना एक मिनट, जो, इंटू टेन। अच्छा, हाँ हाँ सर हाँ सर। ए वाला डिग्री में आया आया है, सॉरी रेडियन में आया। जो भी कैलकुलेशन फर्स्ट होगा वो रेडियन में आंसर होगा पहले, उस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए
180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। मतलब पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन होगा 180/पाई डिग्री। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी इस कैलकुलेशन को खत्म करो तभी आंसर मिलेगा। थोड़ा बहुत टफ है ये वाला प्रॉब्लम। इस टाइप का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आया, लेकिन आने का चांसेस भी है। पाई का जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करो 3.14 से। 3.14 से रिप्लेस करो, अभी कैलकुलेशन कंप्लीट करो। इसके बाद ही जो आंसर है डिग्री में वो आएगा। पहले जो आएगा वो रेडियन में आंसर आएगा। इसी टाइप का प्रॉब्लम में उस रेडियन को डिग्री करना पड़ेगा। 2.36 आएगा शायद, मेरे को जो लग रहा है कैलकुलेशन नहीं करने के बाद भी 0.36 आएगा। देखो क्या आंसर था इसका। इसका आंसर क्या था? ये वाला 0.36 something. 87, आंसर ए। यस, 0.36 Okay. आएगा। आज का लास्ट प्रॉब्लम। अ स्लेट ऑफ विथ, स्लेट विथ फिर से लिखा हुआ है। ए वैल्यू, वेवलेंथ जो यूज हुआ 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को डिग्री मीटर किया जाएगा तो 10 to the power -10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा का ही एंगुलर विड्थ फिर से पूछा गया। फिर सेम फॉर्मूला होगा 2 λ/t। एंगुलर विड्थ पूछा जाए तो कैपिटल डी नहीं रहेगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। लीनियर विड्थ में कैपिटल डी रहेगा। दो अलग फॉर्मूला, अलग तरीके से याद रखो। एंगुलर विड्थ के लिए 2 λ/t, लीनियर विड्थ पूछा जाए तो मतलब मीटर और सेंटीमीटर में आंसर पूछा जाए तो 2 λ/d होगा। अभी हमारा एंगुलर विड्थ ही पूछा गया, सो रिप्लेस करो 2 into λ, 6000 into 10 to the power -10 by d, स्मॉल d, विड्थ ऑफ द स्लिट। फिर इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करो। पहले आंसर आएगा रेडियन में। क्या आएगा बोलो? उस रेडियन को डिग्री करना पड़ेगा 180/पाई से मल्टीप्लाई करके। पहले पहले इस पार्ट का कैलकुलेशन कंप्लीट करो। 12, 12 कैंसिल हो जाएगा। 10 to the power -7 +3, 1 आएगा। देखो 1 रेडियन आएगा। -7, 12 कैंसिल, 30 +10, हाँ +10 -10, 1 आ जाएगा। लेकिन 1 आएगा तो किसी भी ऑप्शन के साथ तो नहीं मैच होगा। कैसी प्रॉब्लम भी आया यहाँ पे। ए वाला 88, बी आंसर 60 डिग्री नहीं। किसी भी सिचुएशन में 60 डिग्री इसका वैल्यू नहीं आएगा।
तो गलत कैलकुलेशन, अभी कैलकुलेट्स करने के बाद देखो यहाँ पे 1 आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ, 1 अच्छा अच्छा, वो अप्रोक्सीमेटली आंसर लिख दिया उन्होंने, इसलिए मेरे को लग रहा था 180/3.15, मतलब पाई का वैल्यू 3.14 होगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 3 लिख दिया, तो 3 से कैंसिल होगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आंसर लिख दिया उन्होंने, 60 डिग्री। ओके, आज के लिए इतना ही। और जो प्रॉब्लम बचा हुआ है उसका ज़्यादा के ज़्यादा प्रॉब्लम पोलराइजेशन का ही है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम जितना ज़रूरत था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। पोलराइजेशन का ही कुछ प्रॉब्लम बाकी है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करूँगा। उसके बाद कौन